नमस्कार, स्वागत है आपका कवरेज 18 में। मैं आपके साथ चंदा यादव। आज हम बात करेंगे 5 बड़ी खबरों को लेकर। पहली खबर कोरोना के मामले को लेकर कि किस तरीके से दूसरी लहर ने यहां पर पूरे देश में दस्तक दे दी है। लगातार आंकड़ों में इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही 24 घंटों की अगर हम बात कर ले तो 40,000 से ज्यादा नए केस यहां पर सामने आए हैं। हालांकि तमाम जगहों की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले तो पूरे तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधानियां बरतने की अपील भी यहां पर की जा रही है। किस तरीके से तमाम जगहों के आंकड़े हैं उसके लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 40,715 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख से अधिक हो गई। वहीं चिंता की बात यह है एक्टिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया है। पिछले महीने 2 लाख से नीचे आ गई थी, अब यह बढ़कर 3,45,477 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,731 का इजाफा हुआ। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 199 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 1,60,166 हो गई। वहीं मृत्यु दर 2% के नीचे बनी हुई है, यह 1.37% दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 29,785 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रही है। बता दें अब तक कुल 11,81,253 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच वार होना पुरानी बात है, यानी कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमने हमेशा से देखा है। वहीं सोमवार को राष्ट्रीय संशोधन क्षेत्र विधायक बिल जो है पास कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर है। आखिरकार आप पार्टी को इस कानून से क्या है नुकसान, इसके लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। अब तक दिल्ली की विधानसभा सिर्फ 3 मामलों में कानून नहीं बना सकती है, पुलिस, शांति व्यवस्था और भूमि। लेकिन इस विधेयक के कानून बनते ही अब हर कानून के लिए उसे उपराज्यपाल से सहमति लेनी होगी। वह किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की ताकत उसी के पास होगी। बिल में यह प्रावधान किया गया है, दिल्ली सरकार को शहर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से सलाह लेनी होगी। दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया कि विधेयक विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का बढ़ाएगा। साथ ही निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा। एक तरफ बिहार नीतीश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी यानी कि जेडीयू के तमाम नेता महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर रही है। ताजा मामला बेगूसराय का आपको बता रही है, जहां पर महिलाओं को दौड़ा कर पीटा गया है, जिसका वीडियो भी बकायदा वायरल हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। किरतौल पंचायत स्थित वार्ड 12 में कुछ गरीब महिलाओं की जमीन पर जेडीयू नेता सहकारी शिक्षक सरवर आजाद जबरन तरीके से भवन का निर्माण करवा रहे थे, जहां आधा दर्जन महिलाएं निर्माणाधीन भवन में लेटकर विरोध करने लगी, जिसको देखते हुए जेडीयू नेता सरवर आजाद ने महिलाओं को सत्ता का पावर दिखाते हुए अपने समर्थकों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें आधा दर्जन गरीब महिलाएं पूरी तरीके से घायल हो गई। वहीं जेडीयू नेता की सारी हरकत कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सभी घायल महिलाओं का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जिसमें कई महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई की पूर्व पुलिस यानी कि परमवीर द्वारा लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण उद्धव सरकार संसद से लेकर सड़क तक पूरे तरीके से घिरी हुई है। आपको साथ ही बता दें कि सोमवार को दोनों सदनों में इस पूरे मामले को लेकर जमकर हंगामा भी किया गया है। आखिरकार यह पूरा मामला क्या कुछ है, देखिए खास रिपोर्ट। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है लोकसभा में सचिन विजय का मामला उठाने पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने कहा अगर एक महिला संसद में सुरक्षित नहीं तो वह महाराष्ट्र में कैसे सुरक्षित रह सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया इससे पहले भी उन्हें कई बार फोन पर धमकी दी गई, उस पर एसिड अटैक कराने की बात कही है। हालांकि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने आरोपों को झूठा बताया है। सावंत ने समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा उन्होंने राणा को धमकी नहीं दी, यह एक बहुत बड़ा झूठ है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बैंक से ऋण में वसूले जा रहे ब्याज को लेकर पूरे तरीके से दाखिल देने से इनकार कर दिया है। आखिरकार उस पूरे मामले को लेकर क्या है जानकारी, देखिए खास रिपोर्ट।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम अवधि को बढ़ाने और ब्याज पर ब्याज को माफ करने की याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा पावर सेक्टर, रियल एस्टेट और अन्य सेक्टर ने भी इस योजना में शामिल करने की मांग उठाई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र, आरबीआई और हस्तक्षेपकर्ताओं को सुनवाई के बाद पिछले साल 17 दिसंबर को फैसले सुरक्षित रख लिया था, लेकिन 19 नवंबर को केंद्र ने अदालत से हस्तक्षेप न करने और अनुच्छेद 32 के तहत उधारकर्ताओं को और राहत न देने का आग्रह किया था, क्योंकि सरकार पहले से ही इससे शीर्षक पर थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कई राहत पैकेज और योजनाओं पर काम किया गया था और राजकोषीय नीति के मुद्दों में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार और आरबीआई ने कुछ वर्गों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज पर छूट देने पर सहमति जताई थी।